हेलो एस्पिरेंट्स, स्टडी विद भारती चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारी बीपीएससी एईडीओ की स्पेशल सीरीज का डे 2 है, जिसमें हम वैदिक काल और महाजनपद काल से बीपीएससी द्वारा पिछले सभी एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। साथ ही मैंने एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी डाला है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा अगर आपने हमारा डे 1 का वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम वैदिक काल के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल का शुरुआत कब से कब तक हुआ था? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों का टाइम क्या था? तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल था वो था 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इसके बारे में डिफरेंसेस क्या थे? तो पूर्व वैदिक काल में जो था वो अछूत की अवधारणा नहीं थी। इस टाइम पे क्या था? अछूत की अवधारणा नहीं थी, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित न होकर व्यवसाय पर आधारित थी। मतलब जन्म से तय नहीं किया जाता था कि वो किस वर्ण का होगा, बल्कि व्यवसाय से तय किया जाता था। उत्तर वैदिक काल का टाइम क्या था? इसमें अछूत की अवधारणा प्रारंभ हो गई थी। उसके अलावा ऊंच नीच और भेदभाव जो है वो बढ़ गया था, और वर्ण यानी कि जाति को बदलना असंभव हो गया था। मतलब जो जाति फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको जो है वो जन्म से आधारित कर दिया गया था, मतलब कि जो जन्म से जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण में रहेगा। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में क्या था? तो महिलाएं जो है वो सभा और समितियों में भाग लेती थी। मतलब महिलाओं को सभा और समितियों में भाग लेने के लिए अलाउड था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पे वो सभाओं में भाग नहीं ले पाती थी। मतलब कोई भी समिति में या फिर कोई भी सभा हो तो उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। इसके अलावा जो पूर्व वैदिक काल था उसमें विदुषियां थी, जो कि बहुत ही महान विदुषियां हैं, जैसे घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। और इन सारों का जो है ना वो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं विदुषियों के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में क्या था? तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके अलावा जो पूर्व वैदिक काल था उसमें क्या था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है वो उसकी अनुमति थी। मतलब कि विधवा का पुनर्विवाह किया जा सकता था, और बाल विवाह जो है वो प्रचलित नहीं था। लेकिन इसमें क्या था? उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा की शुरुआत हो गई थी, बाल विवाह की शुरुआत हो गई थी। मतलब कि जितने भी जो डिफेक्टेड चीजें थे या फिर जितनी भी कुरीतियां हैं वो उत्तर वैदिक काल के टाइम में शुरू हो गई थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में और क्या हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में महाजनपद का उदय हुआ। जितने भी महाजनपदों के बारे में हम जानते हैं वो उत्तर वैदिक के टाइम से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा लोहे का प्रयोग, और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया है कि लोहे का प्रयोग किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था? तो क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल के टाइम पे। अब थोड़ा वेदों के प्रकार जान लेते हैं। तो वेद जो है वो कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे नया कौन सा है? तो नया हो जाएगा अथर्ववेद। इसके अलावा इन वेदों को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इस तरह का भी एग्जाम्स में आता है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को उधर्वयु कहा जाता है, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इन चारों को एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा इन वेदों में कुछ उपनिषद भी थे, तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्टडी विद भारती चैनल पे, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए अब एमसीक्यू को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय। देखिए, अछूत की भावना जो थी वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी, लेकिन उस टाइम में जो था वो शुरुआती फेज में था। और इन्हीं विचारों को जब कठोर और कानूनी रूप से जो लिखित रूप आया ना, वो धर्मशास्त्र जो काल है उसके टाइम पे आया था। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया? मनुस्मृति। मनुस्मृति को कब लिखा गया था? तो धर्मशास्त्र के टाइम पे। इस टाइम पे थोड़ा कानूनी और लिखित रूप दे दिया गया था अछूत की अवधारणा को। अगला प्रश्न है, प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्राचीन मगध की राजधानी कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह। राजगृह जो है वो प्राचीन मगध की राजधानी थी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजगृह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्राचीन मगध का पहला राजवंश जो था कौन सा था? बृहदत्थ वंश। बृहदरथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदरथ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग जो शुरू हुआ था वो उत्तर वैदिक काल के टाइम में हुआ था, जिसका टाइमलाइन क्या था? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइमलाइन था। तो यानी कि आज से अगर काउंट किया जाए तो लगभग 3000 साल पहले, 3000 साल पहले शुरुआत हुआ था। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल की एक विदुषी नहीं थी? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया कि कौन सी विदुषी नहीं थी। तो घोषा विदुषी थी, अपाला भी थी, मैत्रेयी भी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तारामती जो है वो विदुषी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपनिषद। उपनिषद से हमें क्या मिलती है? तो नैतिकता पर चर्चाएं, ब्रह्मांड विज्ञान और दार्शनिक भजन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि, ये देखिए कथन वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। बोगास कोई का महत्व इसलिए है, ऑप्शन हो जाएगा ए, इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें देवी देवताओं की वर्णन मिलता है। बोगास कोई में क्या वर्णन मिलता है? तो देवी देवताओं का। देखिए बोगास कोई अभिलेख है कहाँ? तो तुर्की में है। इसमें किसके देवताओं की जानकारी मिलती है? तो इंद्र, वरुण और देवी देवताओं के नाम उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर सी, नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब देखिए थोड़ा मंडलों के बारे में जान लेते हैं कि मंडल क्या है। तो ऋग्वेद में जो है वो कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अब इन्हीं मंडलों के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो पहले जो इम्पोर्टेंट मंडल है उनको देख लेते हैं। तो उसमें से कौन सा है? तो तीसरे मंडल से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो गायत्री मंत्र की, जिसको रचा किसने था? तो ऋषि विश्वामित्र द्वारा ये रचित है गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र की। उसके बाद फिर कौन सा है? तो चौथे मंडल से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो कृषि की जानकारी चौथे मंडल से मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्या? सातवां मंडल। सातवां मंडल से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वरुण देवता, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध जो है वो भरत जनजाति के राजा सुदास और उनके बनाम कौन से थे? तो 10 राजा। इन्हीं 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो जो है दशराज युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में। ये दशराज युद्ध हुआ कहाँ था? तो रावी नदी के तट पे। रावी नदी का पुराना नाम हो गया पौरुष्णी नदी। नेक्स्ट है 8वां मंडल। तो 8वां मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाएं। हस्तलिखित ऋचाएं कौन से मंडल में मिली है? 8वें मंडल से। 9वां मंडल से क्या मिला है? तो सोमदेव का, जो हमारे क्वेश्चन में था कि सोमदेव का वर्णन कहाँ से मिला है? 9वें मंडल में। और लास्ट है 10वां मंडल। 10वें मंडल से क्या मिलता है? चतुष्वर्ण वर्ण समाज, जो 4 वर्णों में समाज हमारा डिवाइडेड है, इसी का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। और इसका वर्णन कहाँ से मिला है? तो पुरुष सूक्त से मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही तो मिलता है, तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोमदेव को। सोमदेव को समर्पित है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पौरुष्णी। पौरुष्णी का ही नाम क्या है? रावी। तो रावी नदी के तट पे या पौरुष्णी नदी के तट पे दशराज युद्ध को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कितने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुरुषार्थ जो है वो 4 प्रकार के हैं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी का क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रयी का अर्थ है 3 वेद, जिसमें है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं आते हैं त्रयी में, केवल 3 वेद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में संविष्ट नहीं थी?
मतलब कौन सी नदी जो है वो सप्त सैंधव में शामिल नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साबरमती। साबरमती जो है वो सप्त सैंधव में शामिल नहीं थी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में कुल 25 नदियों के बारे में बताया गया है, जिसमें सप्त सैंधव नदियां कौन सी थी? सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास तथा सरस्वती। तो साबरमती जो है वो हो जाएगा सही आंसर कि ये सप्त सैंधव में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है वो वैदिक देवता नहीं थे। तो वैदिक देवता जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे? अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, धावा यानी पृथ्वी, रुद्र यानी शिव और बृहस्पति। ये जो थे प्रमुख देवता थे वैदिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम और नचिकेता के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो यम और नचिकेता के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किस उपनिषद में है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कठोपनिषद में है यम और नचिकेता का संवाद। इसके बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो क्या है? बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद क्या है? मांडुक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से मिलता है? मुंडकोपनिषद से। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है। यम नचिकेता जो कि हमारा सवाल था, यम नचिकेता का क्या हो गया? कठोपनिषद से मिलता है वर्णन। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद क्या हो गया? ये हो गया बृहदारण्यक उपनिषद से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा है लास्ट क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका भी वर्णन कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से मिला है? तो उपनिषदों से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या मिला है? सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बाद जो है ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा वैदिक काल का। इसके बाद महाजनपद काल शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में अब थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, महाजनपद काल के एमसीक्यूज करने से पहले इसके हम राजधानियों को याद कर लेते हैं, जो कि बहुत मजेदार मजेदार ट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। पहला है अंग। तो अंग को हम कैसे याद रखेंगे? अंग अंग की जाती है चंपी। चंपी किसकी की जाती है? अंग की। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अंग की जाती है चंपी। तो अंग का जो राजधानी हो गया वो हो गया चंपा। नेक्स्ट है मल्ल। अब मल्ल को कैसे याद करेंगे? तो मल्ल युद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि मल्ल युद्ध होता है। युद्ध यानी कि कुश्ती। मल्ल युद्ध को कुश्ती बोला जाता है। तो आप कुश्ती का कुशी कर सकते हैं, कुशीनारा। मल्ल का हो गया कुशीनारा राजधानी। और उसके अलावा मल्ल की दूसरी राजधानी क्या है? पावापुरी। इसको कैसे याद करेंगे? तो कुश्ती करने के लिए पावर तो चाहिए, तो पावर से क्या हो जाएगा? पावापुरी। नेक्स्ट है कौशल। अब कौशल को याद कैसे करें? तो भगवान राम की जो माता थी उनका नाम था कौशल्या। और कौशल्या कहाँ बसती थी? तो अयोध्या में बसती थी। अब कहाँ से बसती थी? अयोध्या में। तो इसका कैसे याद कर सकते हैं? कौशल का श्रावस्ती। नेक्स्ट है कुरु। कुरु को कैसे याद करेंगे? तो कौरव। कुरु से कर सकते हैं कौरव। कौरवों को क्या हुआ था? परास्त कर दिया गया था। महाभारत के टाइम में आपने पढ़ा होगा ना, कौरवों को परास्त किया गया था। कौरवों को पांडवों ने पराजित कर दिया था। तो कुरु का क्या इसका याद करेंगे? इंद्रप्रस्थ। कैसे? तो कौरवों को परास्त कर दिया गया था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। और मछली जो है वो बहुत ही विराट है, यानी कि बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि मत्स्य जो है वो बहुत ही विराट है। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन को कैसे करेंगे? तो सूर से कर सकते हैं सुअर। अब सुअर का मांस जो है किसी को खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको क्या लगता है? मधुर। मधुर से कर सकते हैं मथुरा। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक्स नहीं मिला, तो इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। सूरसेन का क्या हो गया? मथुरा। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक अस से कर सकते हैं अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। अब घोड़ा का क्या है? घोड़े के ऊपर रखी हुई है पोटली। बेचारा घोड़ा दबा हुआ है पोटली से। तो इसके ऐसे याद कर सकते हैं कि अस्मक का क्या हो गया राजधानी? पोतन या पोटली। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के ऊपर रखी है पोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार। तो गांधार से आप इसको कर सकते हैं गधा। और गधा जो है वो क्या है? पाकिस्तान गधा है। पाकिस्तान गधा है। और पाकिस्तान में ही तो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको मैच करके कि गधा जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो गांधार की राजधानी क्या हो गई? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध। तो मगध का मग ले लीजिए। मग, मग से क्या हुआ? पानी गिरी। पानी गिरी, मगध से गिरी। तो क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी गिरिव्रज। नेक्स्ट है काशी। काशी तो आप याद करना आसान होगा, काशी वाराणसी में है, यूपी। इसके बारे में तो सभी जानते हैं।
नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल आपको पता ही होगा कि पांचाल कौन थी, तो द्रौपदी जो है उनको पांचाली भी कहा जाता था और ये जो है महाभारत के टाइम में थी। और जो पांचाल है उसकी दो राजधानियां थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पांचाली जो है 5 पांडवों के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी और इसके अलावा पांचाली के पास बस एक ही कंबल था, एक कंबल था भाई। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पांचाल की राजधानी क्या हो गई, अहिछत्र और काम्पिल्य, जिसमें पांचाल जो है वो अहिछत्र हो गया राजधानी और दूसरी क्या हो गई, तो काम्पिल्य हो गई। अहिछत्र यानी एक ही छत के नीचे रहते थे और काम्पिल्य यानी एक ही कंबल था पांचाली के पास। नेक्स्ट है बज्जी। अब बज्जी को कैसे याद कर सकते हैं, तो बज्जी को मान लेते हैं कि बज्जी जो है साली, इसका वैशाली को कर लीजिए साली। अब साली के चक्कर में क्या हो गई भाई, बजी, साली के चक्कर में बजी, तो इसको याद कर सकते हैं बज्जी वैशाली। नेक्स्ट है वत्स। वत्स को कैसे याद करेंगे, तो भाई इसको कैसे कर सकते हैं कि बसकर भाई कितना कोसेगा, कोसा कौसाम्बी हो गया, बसकर भाई कितना कोसेगा, वत्स का कौसाम्बी, बसकर भाई कितना कोसेगा, वत्स का कौसाम्बी। नेक्स्ट है चेदी। अब चेदी को कैसे याद करेंगे, तो भाई दीवार में छेद करना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं चेदी यानी कि इसको छेदी। अब छेद कैसे कर रहा है दीवार में, तो उसके लिए भाई शक्ति लगती है, बहुत शक्ति लगती है ना दीवार में छेद करने के लिए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि चेदी का हो गया शक्तिमती, दीवार में छेद करने क्या लगती है, शक्ति लगती है। नेक्स्ट है अवंती। अवंती को कैसे याद करेंगे, तो जो अवंती आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, उसमें जो अवंती रहती है वो बाहुबली की गर्लफ्रेंड रहती है। अब इसको थोड़ा याद करने के लिए ट्रिक मैंने बनाया है। तो इसकी दो राजधानियां थी, अवंती का उज्जैन और माहिष्मती, दो राजधानियां थी उज्जैन और माहिष्मती। तो इसका ऐसे याद कर सकते हैं कि माहिष्मती आपने सुना होगा बाहुबली में, और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अवंती, तो अवंती की राजधानी एक हो गई माहिष्मती और दूसरी हो गई उज्जैन। नेक्स्ट है हमारा कम्बोज। कम्बोज को कैसे याद करेंगे, तो कम्बोज यानी कि बोझ कम कर, बोझ कम कर, इसको बोझ को क्या हटा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बोझ को हटा, तो कम्बोज से क्या हो गया, हाटक। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स बता दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। महाजनपद में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें मेल और सुमेल में बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो पहला तो अंग की राजधानी चंपा, बिल्कुल सही, अंग की चंपी की जाती है, ये तो सही है। दूसरा कौशल, कौशल से आपको याद करवाया था कौशल्या, कौशल्या का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, कौशल्या बसती है ना अयोध्या में, तो ये जो है अहिछत्र, अहिछत्र का तो हो जाएगा गलत, तो हमारा दूसरा ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो गलत है। वत्स, बस करो भाई कितना कोसेगा, ये तो सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बज्जी, साली के चक्कर में बज्जी, ये भी सही है। अवंती राज्य की राजधानी थी, अवंती की राजधानी क्या थी, तो अवंती आपको कहाँ राजधानी थी, उज्जैन, ऑप्शन सी हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगिरी, ऑप्शन डी राजगिरी मगध की पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से मिलती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, भगवती निकाय जैन धर्म का है, और दोनों से हमें क्या जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों के द्वारा वैशाली को स्थापना की गई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उदयन ने, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन बी बिंबिसार, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, ऑप्शन बी हर्यक वंश, हर्यक वंश का था अजातशत्रु और इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज, गिरिब्रज यानी कि राजगिरी।
और इसके टाइम पे जो था चिकित्सक, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो इसका चिकित्सक कौन था, जीवक था। अब थोड़ा हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो गिरिव्रज। गिरिव्रज यानी कि राजगिरी। जो मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, राजगिरी। और इसके जो चिकित्सक था, ये जो है वो क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक कौन था, तो जीवक। जीवक जो था इसका चिकित्सक था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, कौशला देवी, जो कि कहाँ की थी, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और जो बिंबिसार का पुत्र था वो कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी थी, तो बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और इसके अलावा अजातशत्रु किस लिए फेमस था, तो इसने प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षण भी किया था। प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षण किसने किया था, अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु के बाद कौन आता है, उदयन। उदयन देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसने क्या किया था, तो पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्रा को कुसुमपुर भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने। और इसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दी थी। पहले राजधानी राजगिरी थी, इसके बाद इसको स्थानांतरित करके क्या, पाटलिपुत्रा कर दिया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो क्या था, नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी। तो अभी अभी अपने पढ़ा था ऑप्शन सी, उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक हर्यक वंश से संबंधित नहीं है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था हर्यक वंश के सारे शासकों को, देख लेते हैं। अजातशत्रु ये तो था, बिंबिसार ये भी था, उदयन ये भी हर्यक वंश से था, लेकिन जो बिंदुसार है वो हर्यक वंश से नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, ऑप्शन सी, जीवक। बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था, किस लिए, तो राजा प्रद्योत के पास भेजा था उसके पीलिया के उपचार करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, पीलिया के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चेदी वंश से संबंधित था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नाम का व्यक्ति था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल था। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आता है कि चेदी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था, तो खारवेल। इसके अलावा जो उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख, ये भी जो किससे है, तो चेदी वंश से संबंधित है। उदयगिरी का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश से संबंधित है। इसके अलावा यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। मतलब राजा खारवेल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उदयगिरी की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है, अभी अभी आपने पढ़ा, हाथी गुफा अभिलेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बराबर पर्वत श्रृंखला को किसने जीता था। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्टडी विद भारती टेलीग्राम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।